लास्ट टाइम हम लोगों ने बैलेंसिंग वगैरह सब खत्म कर लिया था, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस खत्म कर लिया था, सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर 2 टॉपिक रह रहे हैं एक्चुअल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक रेडॉक्स टाइट्रेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बाद में पढ़ेंगे, स्टार्ट करना है रेडॉक्स टाइट्रेशन से। लास्ट टाइम मैंने हिंट दे दिया था इसका, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। रेडॉक्स टाइट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। पहले 2-3 क्वेश्चन मैं बहुत इजी करवाऊंगा, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट भी होगा उसके अंदर, लेकिन काफी इजी न्यूमेरिकल होंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम टफ करते जाएंगे न्यूमेरिकल्स। और साथ में मैं नेक्स्ट टाइम से शायद हो सकता है कि एक लेक्चर दूं तुम्हें, एक लेक्चर तुम्हें इसका रेडॉक्स टाइट्रेशन का करें हम, और एक लेक्चर हम पढ़ें हाइड्रोजन चैप्टर का। हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे साथ साथ, ताकि याद करने वाले चैप्टर भी साथ साथ होते हैं। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कंसेप्ट भी है उनके अंदर, याद करने वाला भी है, तो दोनों चीजें करेंगे, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था, मोल्स ऑफ, क्वेश्चन मैंने एक बार भेजे हुए रात को सबको, तो वो क्वेश्चंस उसी में से ही है क्वेश्चंस। जैसे मोल्स ऑफ KMnO4, मोल्स ऑफ KMnO4 टू ऑक्सीडाइज, say 2 moles of ferrous oxalate, to oxidize 2 moles of ferrous oxalate, तो कितने मोल्स लगेंगे KMnO4 के, ये पता लगाना है। तो इसको करने के लिए ध्यान देंगे किस तरह से करना है क्वेश्चन। एक तरीका तो है कि हम पूरा इसको बैलेंसिंग से करें। बैलेंसिंग से मैं सिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। MnO4 नेगेटिव है, बैलेंस करेंगे इसको और फिर स्टार्ट करेंगे। बैलेंसिंग से कैसे होगा, ध्यान देंगे। MnO4 नेगेटिव प्लस FeC2O4 gives Mn2 प्लस Fe3 प्लस, यहाँ पे आयरन जो है वो अपने +2 स्टेट में है, यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है, C2O4 नेगेटिव भी किस में है, यहाँ पे -2 में, और कार्बन जो आएगा वो आएगा +3 स्टेट में। कार्बन किस में आएगा, +3 में। तो ये ऑक्सीडाइज होना है और एक ये ऑक्सीडाइज होना है, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है किसके थ्रू, जो हमने बैलेंसिंग की थी। बैलेंसिंग जो कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, उसको समझ आ गया होगा। ये Mn2 प्लस बनेगा प्लस CO2 बनेगा, Mn2 प्लस CO2। ध्यान देंगे इधर, पहला स्टेप बैलेंसिंग का क्या था, अगर 1 स्टेप बैलेंसिंग कर रहे हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग कर रहे हैं, उसको 1 स्टेप बैलेंसिंग कहते हैं। तो MnO4 नेगेटिव से बन रहा है Mn2 प्लस, यहाँ से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस गया तो 1 इलेक्ट्रॉन। C2O4 नेगेटिव से CO2 करना है, तो पहले एटम को बैलेंस करेंगे, कार्बन 2 लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ अगर चेक करेंगे पूरे इससे ये, तो आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, C2O4 नेगेटिव से CO2 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी रिडक्शन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे ऊपर से चार्ज हटा रहा हूँ बस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से, और इसको 5 से, दोनों को, इसको भी 5 से तो इसको भी 5 से, 2 उठा के 5 लगा देंगे इधर, और 10, सॉरी 2 था पहले, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हालांकि उसके बिना ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अब, लेकिन ऑक्सीजन अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लेंगे। रिएक्टेंट में 3 × 4 12 ऑक्सीजन, प्लस 5 × 4 20, 20 प्लस 12 32 है। यहाँ पे 20, इधर कितने हैं, 20 ऑक्सीजन है, तो इसलिए 12H2 आ जाएगा, 12H2। और कहीं H है नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 24H प्लस, 24H प्लस। तो बस ये बैलेंसिंग हो गई, इसकी बैलेंसिंग हो गई। अब इसमें मेरे को क्या करना है, 2 मोल फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करना है, 2 मोल फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करना है। तो उसके लिए कितने मोल चाहिए KMnO4 के, कितने मोल चाहिए KMnO4 के, या फिर क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं कि कितना, जैसे मैंने मोलरिटी दे दी, इसकी मोलरिटी दे दी और बोला कि कितना इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका ग्राम दे दिया,
ग्राम दे दिया और पूछा कि कितना इसका इक्विवेलेंट, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ग्राम सॉरी इक्विवेलेंट इसका पूछेंगे कितना ग्राम चाहिए इसका, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, एक डेटा तुम्हें पता होगा, दूसरा कंप्लीटली उससे रिड्यूस या ऑक्सीडाइज या रिएक्ट करना चाहिए, तो ही हम डायरेक्ट मिल इक्विवेलेंट अप्लाई करते हैं। मैं इधर क्वेश्चन कर रहा हूँ मोल्स से, मोल से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 2 मोल्स फेरस ऑक्सीलेट है, यानी यहाँ पे हमारे पास 5 मोल्स है फेरस ऑक्सीलेट, यहाँ पे हमारे पास फेरस ऑक्सीलेट कितना है 5 मोल्स, तो 5 मोल को 5 मोल फेरस ऑक्सीलेट को वाईफाई था, बैटरी खत्म होती है। इधर ध्यान देंगे, 5 मोल फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए 3 मोल चाहिए KMnO4 या MnO4 नेगेटिव, 3 मोल चाहिए MnO4 नेगेटिव, तो 2 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, 2 मोल फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चाहिए होगा 3/5 × 2, 3/5 × 2, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया 1.2 मोल। क्या आ जाएगा आंसर 1.2 मोल, ये आंसर आ गया। तो अभी ये क्वेश्चन करने में मुझे लग गया 3 या 4 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में, है ना, इसको ज्यादा टाइम लग गया करने में। अगर इसी क्वेश्चन को एक स्टेप में करना है और विदाउट बैलेंसिंग, सिर्फ एन फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, एन फैक्टर की जिसको नॉलेज है, तो हार्डली 30 से 40 सेकंड्स का क्वेश्चन है ये मैंने बता दिया। इसमें किसी को डाउट है क्या कोई? चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। नेक्स्ट अब इसी में अगर मेरे को मिलिक्यूलेंट से करना है इसी क्वेश्चन को, मैं इसको यहीं पे थोड़ा बहुत रब कर रहा हूं। अगर मेरे को सेम क्वेश्चन करना है सपोज मिलिक्यूलेंट से, तो मैं क्या करूंगा, बस मिलिक्यूलेंट इक्वेट करूंगा, इधर मिलिक्यूलेंट्स इक्वेट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। मिलिक्यूलेंट्स जिसके निकालने हैं मोल्स, वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, कुछ भी जिसका निकालना है, मिलिक्यूलेंट्स ऑफ MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ FeC2O4। अब मेरे को पता है MnO4 नेगेटिव हमेशा Mn2+ में जाता है, तो इसका एन फैक्टर होगा 5, इसका एन फैक्टर 5 है, और इसके मोल्स निकालने हैं, इसका एन फैक्टर है 5 और इसके मोल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला लगेगा मिलिक्यूलेंट का कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इसका 5 × 1000, यही फॉर्मूला था मिलिक्यूलेंट का। अब इसके मोल्स दे रखे हैं मेरे को, कितने मोल्स हैं फेरस ऑक्सीलेट के 2, तो 2 × फेरस ऑक्सीलेट का एन फैक्टर है 3 और एन फैक्टर 3 और इनटू 1000, तो ये सब कैंसिल होगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और 6/5 आंसर डायरेक्ट आ गया। 6/5 यहाँ कितना आ गया 1.2 मोल। तो यहाँ पे ये एक स्टेप 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा ये। और बैलेंसिंग से करेंगे, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, उसमें चांसेस कम होते हैं गलत होने के। अगर इधर एन फैक्टर की नॉलेज नहीं है तुम्हें या एन फैक्टर में डाउट है, तो इसको कभी अप्लाई मत करना, गलत आएगा आंसर फिर। अच्छे क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं कि मिलिक्यूलेंट से क्वेश्चन ना करें, मोल से करें, बैलेंस करके, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। किसी को कोई डाउट है, मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन किया है, बैलेंसिंग से भी किया और प्लस मिलिक्यूलेंट्स का यूज करके भी किया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नोट करेंगे फिर आगे। ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया इसका, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज कैलकुलेट, सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट, वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ऑक्सीडाइज से 10 grams of ferric oxalate, ferric oxalate, 10 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए K2Cr27 का वॉल्यूम कितना चाहिए। तो इसको भी चाहें तो इसको हम मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं मिलिक्यूलेंट से। अगर मिलिक्यूलेंट से करते हैं इसके अंदर, पहले तो ध्यान देंगे मिलिक्यूलेंट से करना है तो एन फैक्टर हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार एन फैक्टर का हल्का सा इसमें आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से करना है। डाइक्रोमेट आयंस Cr2O7 2 नेगेटिव है, ये जाते हैं Cr3+ में, Cr3+ में जाते हैं, यहाँ पे आएगा 2
एटम बैलेंस करने के लिए प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को दिख गया इसका एन फैक्टर यहाँ पे 6 है। डाइक्रोमेट आयंस का एन फैक्टर 6 है, क्रोमियम आयंस का एन फैक्टर 3 है। डाइक्रोमेट आयंस का एन फैक्टर 3 है, 6 है, और क्रोमियम आयंस का एन फैक्टर 3 है। डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज और क्रोमियम आयंस का कलर ग्रीन होता है, वो मैंने वैसे ही बता दिया, पता होना चाहिए, ये इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये हमें पता लग गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे नोट करेंगे कि फेरिक ऑक्सीलेट का एन फैक्टर कितना है। फेरिक ऑक्सीलेट का एन फैक्टर कितना है? फेरिक ऑक्सीलेट फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe पे 3 प्लस चार्ज, ये होता है फेरिक ऑक्सीलेट, Fe पे 3 प्लस, C2O4 2 नेगेटिव। तो क्रॉस करेंगे तो Fe2C2O4 होल थ्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका? Fe2C2O4 होल थ्राइस। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका, Fe2C2O4 होल थ्राइस, ये आ गया। अब इसमें आयरन प्लस 3 जो है वो तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, आयरन प्लस 3 में जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि इसकी तो हाईयर स्टेट है, हाईयर स्टेट आयरन की, सो इट विल नॉट बी ऑक्सीडाइज। C2O4 2 नेगेटिव है, C2O4 2 नेगेटिव, जिसमें कार्बन की स्टेट प्लस 3 है, तो ये प्लस 4 में जाएगा। तो प्लस 4 में जाके C2O4 2 नेगेटिव से क्या बनता है? CO2, इससे बनता है CO2। तो कितने CO2 बनेंगे? 6 CO2, 6 CO2 बनेंगे। तो इसको ध्यान देंगे इधर, फेरिक को नहीं लेंगे, C2O4 होल थ्राइस प्लस 3, 6C प्लस 4, 6C प्लस 4। तो बस यहाँ पे अब कार्बन के ऊपर इधर ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी? कार्बन के ऊपर इधर चेक करेंगे और दोनों साइड चेक करेंगे। कार्बन के ऊपर इधर आएगा, कार्बन कितने? 6, 2 ये रहे और 3 ये रहे, 6 कार्बन यहाँ पे है, 6 इंटू प्लस 3 प्लस 18 है, इधर इधर प्लस 18 है, प्लस का 18 है इधर, और इधर प्लस का 24 है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, एन फैक्टर इसका 6 हो जाएगा। और 6 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन फैक्टर जो CO2 का है वो 1 होगा, एन फैक्टर जो CO2 का है वो 1 होगा। तो इसलिए अब मोलिक्यूलर सीधा इक्वेट कर देंगे, एन फैक्टर मुझे पता लग गया दोनों का, दोनों का एन फैक्टर 6 है। सिंपली अब इक्वेट करेंगे, मोलिक्यूलर ऑफ K2Cr2O7 is equal to molecular of फेरिक ऑक्सीलेट। फेरिक ऑक्सीलेट डायरेक्ट दिया मैंने, फेरिक ऑक्सीलेट। तो मिलिक्वेंट्स ऑफ K2Cr2O7, मिलिक्वेंट्स ऑफ K2Cr2O7 क्या होंगे? यहाँ पे इधर हमें निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, मोलरिटी गिवन है। तो फॉर्मूला लगेगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर K2Cr2O7 का। ऐसे ही इधर मुझे गिवन है 10 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट, 10 ग्राम फेरिक ऑक्सीलेट है, तो 10 अपॉन में इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6, क्योंकि इसका फैक्टर 6 है। तो Fe2C2O4 होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 56 इंटू 2 112, 56 इसका मास होता है, 56 इंटू 2 112, और इसका मास 12 टू 24, 24 प्लस 64 88, 88 इंटू 3, 88 इंटू 3 यानी 270, 274 आ जाएगा शायद, नहीं 264, एक बार चेक कर लेना, 264 आ रहा है ना? Yes, sir, 264। हाँ 264 और 112, ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 376 आ गया। 10 अपॉन में 376 बाय 6 आएगा, बाय 6 इंटू 1000। तो यहाँ से मोलरिटी, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। ये फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पे? मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। क्यों? क्योंकि इसमें मास गिवन है, मास गिवन है तो मोलिक्यूलर का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, सही ना? तो मोलरिटी यहाँ पे अब हमें गिवन थी 0.2 थी, वॉल्यूम हमें निकालना था इधर, एन फैक्टर इधर भी 6 था, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 376 इंटू 1000। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ये, तो सिर्फ सिंपली इसको हमें 0.2 से डिवाइड करना है, 0.2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा उससे। इससे हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे, और जो आंसर आएगा वो ml में आएगा, ये ध्यान रखना जरूर। यहाँ पे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर जो था, मोलरिटी मोलर में, वॉल्यूम था मिलीलीटर के अंदर, वॉल्यूम किसमें है? मिलीलीटर के अंदर। समझ आ गया कि नहीं? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये। एन फैक्टर की सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हम मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके उसके थ्रू भी क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज इसी से रिलेटेड अभी इसी बस हाइपो सॉल्यूशन की इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए। हाइपो सॉल्यूशन मैंने काफी बार बोला है कि वो इजी क्वेश्चन होते हैं उसके, बस हाइपो सॉल्यूशन की इक्वेशन पता हो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे अब चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक, जैसे 5.5 ग्राम हमारे पास मिक्सचर है FeSO4.7H2O and Fe2SO4 whole thrice .9H2। इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है हमारे पास 5.5 ग्राम का। 5.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस फेरिक सल्फेट required 5.4 ml of 0.1 normal KMnO4 solution for complete oxidation, for complete oxidation। निकालना क्या है? मोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट मिक्सचर, मोल ऑफ कैलकुलेट मोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट, ये हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 89 का क्वेश्चन है, जेई का, IIT जेई का 89 में आया था क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव में उस समय। तो अब इसमें भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सिर्फ सोचना है एक बार ढंग से क्या चीज है इसके अंदर। सर 1 मिनट ट्राई कर लें। तो थोड़ा फास्ट करना, कंसेप्ट चाहिए मेरे को इसके अंदर। सर इसमें ऐसा हो सकता है इन दोनों के मिलीक्यूलेट्स प्लस करके केवल ये वॉइस कौन बोल रहा है? वॉइस क्लियर नहीं है। प्रथम सर मैं कह रहा था कि इन दोनों के मिलीक्यूलेट्स इक्वल करके KMnO4 के इक्वल कर दें, मिलीक्यूलेट्स प्लस सर करके। 0.15 आ रहा है वेट। किसका वेट आ रहा है? सर मोल्स निकाल लिए। ये FeSO4.7H2O का वेट 0.15 0.15 आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? 4.5? नहीं, 9H2O वाले का 5.35। सर मोल्स 5.35 सर मोल्स 0.0 कुछ आ रहे, 0.009 ऐसे कुछ करके। यस सर, चलो, 9.52 मिलीमोल, 9.52 मिलीमोल। 52 मिलीमोल। हाँ चलो एक बार बताओ कशिश, तुमने किया कैसे, बस ये बताओ। सर मैंने मिलीक्यूलेंस ऑफ KMnO4 को मिलीक्यूलेंस ऑफ FeSO4.H7H2O के बराबर रख दिया। तुम तो Fe2SO4 उससे थ्राइस क्यों नहीं लिया? सर वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके तो हमें निकालने हैं ना, और जब हम वो करेंगे, इनको रिएक्ट करेंगे, तो ये रिएक्ट नहीं होगा इसके साथ, KMnO4 के साथ। क्यों नहीं रिएक्ट होगा? सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, N1 एक मिनट जाओ, एक मिनट अनन्या, एक मिनट रुको। कशिश बोलो क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? सर इसमें ये वाले जो इसमें KMnO4 में जब एक सेकेंड सर रिएक्ट नहीं करेगा, बस यही याद है। नहीं याद। कशिश अगर ये कर रहे हो ना, फिर ये तो तुम आंसर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुमने आंसर दे दिया इसका। चलो इसके कशिश के अलावा कोई और आंसर जो दे सकता है इसका? मेरा भी ये सेम आंसर है, बट मैंने अलग करा है। मैंने N1V1 = N2V2 करके करा था। नहीं अनन्या, मेरे को तुम ये बोलो कि तुमने मिलीक्यूलेंट्स किसके इक्वेट किए? मैंने दोनों के इक्वेट करे, मतलब मैंने फॉर्मूला ही N1V1 = N2V2 लगाया था। हाँ N1V1 किसका लगाया, बोलो तो सही पूरा। FeSO4.7H2O का। हाँ N1 मिल गया। तुमने इसी का क्यों लिया? Fe2SO4 होल थ्राइस वाले का क्यों नहीं लिया? .9H2O का? सर वो क्योंकि और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा शायद, इसलिए हमने। किसने बोला है ये? किसने बोला आंसर? प्रथम। प्रथम बहुत अच्छे। इतनी छोटी सी बात है कशिश, ध्यान दो इधर, और अनन्या तुम भी ध्यान दो।
FeSO4 के अंदर Fe+2 में है, FeSO4.7H2 में Fe+2 में है, सल्फर +6 में है, दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। और सॉरी इसमें तो Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और Fe2SO4 होता है इसके अंदर, Fe किस में है +3 में, सल्फर किस में है +6 में। यही तो दो चीजें हैं, इसमें सल्फर किस में है +6 में। तो एक ये है और एक ये है, दोनों का मिक्सचर है 5.5 ग्राम। दोनों का मिक्सचर कितना है 5.5 ग्राम। तो तुम्हें बताना है कि इसमें अब इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज होगा KMnO4 से, +3 वाला +2 वाला, +2 वाला, +2 वाला। इसलिए कौन रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ, Fe2SO4 होल राइज की FeSO4? नहीं, SO4। अब समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। कशिश ये बहुत छोटी सी बात थी, इसका आंसर देना चाहिए तुम्हें। अनन्या समझ आ गया क्या? यस सर आ गया। और बाकी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। यस सर। विधि समझ आ गया है? यस सर। तो विधि ये क्वेश्चन होने चाहिए, तुम लोग Yes, प्रैक्टिस sir. नहीं कर रहे घर पे। हाँ ये क्वेश्चन होने चाहिए, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसका मतलब। ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन नहीं ऑक्सीडाइज होगा। दोनों का मिक्सचर है 5.5 ग्राम। एक बार ध्यान देंगे, दोनों का मिक्सचर है 5.5 ग्राम। 5.5 ग्राम अगर दोनों का मिक्सचर है तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा नहीं होगा, वो निकालने के लिए सिंपल हम स्टेट चेक करेंगे। आयरन की स्टेट दोनों के अंदर कितनी है, आयरन की स्टेट दोनों के अंदर कितनी है, एक में +2 है और एक में +3 है। तो +2 वाला तो कभी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सल्फर सल्फेट दोनों में ही +6 में है, सल्फर +6 में सल्फर। इन बोथ द केसेस सल्फर विल नॉट बी ऑक्सीडाइज, सल्फर दोनों केस में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इन दोनों में से मैं एक का वेट मान लेता हूं, FeSO4.7H2 है, इसका वेट मान लिया मैंने x ग्राम। तो दूसरे का Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O, इसका वेट कितना हो जाएगा 5.5 माइनस x ग्राम। दोनों का वेट आ गया। और दोनों को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा था, KMnO4। बट दिस KMnO4 will be able to oxidize only FeSO4, reason being in case of ferric sulfate iron is in +3 state, therefore it will not be oxidized। सल्फर तो वैसे नहीं होना क्योंकि वो ऑलरेडी हायर स्टेट में। अपनी कंसेप्ट को बिल्कुल ढंग से पढ़ना है इसमें कि किस तरह से करना है क्वेश्चन। अब दूसरा, अब मैं मिलिक्युलेंट्स इसीलिए क्योंकि FeSO4 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो FeSO4 के मिलिक्युलेंट्स को इक्वेट करूंगा KMnO4 के। मिलिक्युलेंट्स ऑफ KMnO4 मिलिक्युलेंट्स ऑफ FeSO4.7H2 सिर्फ इसके इक्वल होंगे। देखो ये क्वेश्चंस दिक्कत देते हैं हर साल सबको, जो ढंग से शुरू से पढ़ रहा है, बिल्कुल कोई क्लास मिस नहीं कर रहा, सारा होमवर्क ढंग से कर रहा है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है 2-2 3-3 बार, तो ही ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो टफ हो जाएगा। और इस टॉपिक के लिए बैलेंसिंग ढंग से आना चाहिए। प्लस जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे 11 क्वेश्चंस KMnO4 और K2CRT7 के, और 2-3 क्वेश्चन बेसिक मीडियम वाले, वो क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। एन फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे। टफ नहीं होते क्वेश्चन, ये एकदम स्टोरी की तरह रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस पर आंसर करना। और अभी तो हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं 2 या 3 क्वेश्चन शायद इसमें कराऊंगा बड़े, लेकिन नेक्स्ट टाइम से सबको समझ आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक हाइड्रोजन, उसमें वो थियोरेटिकल चैप्टर है। बस ट्राई ये करना कि साथ साथ मेरे याद करते रहना, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्कूल में मार्क करवाएंगे या फिर सिंपली तुम्हें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो करवा देंगे। मैं तुम्हें साथ साथ याद करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा साथ साथ। और आंसर जब दोगे तो ऑनेस्टली बिना देखे आंसर देना, कॉपी में लिखते रहना साथ साथ, लेकिन बिना देखे आंसर देना। तो आंसर बोलोगे साथ साथ मेरे तो याद होता जाएगा, नहीं तो टफ पड़ जाएगा चैप्टर। ये बाद में याद करने में तुम 10 घंटे भी लगा दोगे तो याद नहीं होगा चैप्टर, हाइड्रोजन चैप्टर। तो इसलिए बहुत ध्यान सुनना उसको भी। अभी हम ये कर रहे हैं, मिलिक्युलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू मिलिक्युलेंट ऑफ FeSO4.7H2O। मिलिक्युलेंट्स ऑफ KMnO4 का हमें मिलीलीटर पता है और KMnO4 का हमें नॉर्मेलिटी पता है, तो इसलिए नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगाएंगे, नो नीड ऑफ एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ये पता होना चाहिए, 0.1 इंटू V। ये बात समझ आ गई कि इसमें इंटू 5 क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि मिलिक्युलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाया है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब मिलिक्युलेंट्स ऑफ FeSO4.7H2, इसका वेट मान लिया मैंने x ग्राम, x ग्राम वेट माना है इसका, इसलिए मास अपॉन में इसका इक्विवेलेंट वेट।
FeSO4.7H2O का इक्विवेलेंट वेट ध्यान देना इधर। Fe का 56, सल्फेट का मुझे पता है डायरेक्ट, हाँ 56 प्लस 96 प्लस 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 7, तो ये हमारा आ जाएगा 126। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है कशिश? 278। ये वेट आ जाएगा इसका x अपॉन में 278 और इसका एन फैक्टर होगा 1। रीजन क्योंकि आयरन +2 से +3, आयरन +2 में है तो +3 में जाएगा KMnO4 से, एन फैक्टर आएगा इसका 1, तो बाय 1 into 1000। इससे x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू सॉल्व करोगे जैसे कितनी आई थी कशिश वैल्यू? 0.15। x की वैल्यू आएगी 0.15 ग्राम। तो Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O, इसका वेट आ जाएगा 5.5 माइनस 0.15, 5.35। ये आ गया 5.35 ग्राम। ये इसका वेट आ गया। हमें निकालने इसके मोल्स, तो मोल्स निकालने के लिए बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 5.35 डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, कितना आ रहा है? 562। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग कितना, क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.009 मोल्स। 0.009 मोल्स। तो इस तरह से निकाल लेंगे इसको। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन कर लेना, टफ क्वेश्चन नहीं था, बस चेक करना है कि कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा, बस ये चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तुम में से कोई भी बिना देखे कॉपी में से आंसर बोलना है जरा। आलेख यस सर। आलेख फास्ट देना आंसर। मैंने लास्ट टाइम एक हाइपो सॉल्यूशन की इक्वेशन बोली थी, वो इक्वेशन क्या थी? सर मेरे को याद है। एक मिनट सर हाइपो नहीं, फिर याद नहीं है। विधि तुम बोलो, इक्वेशन क्या थी? हाइपो सॉल्यूशन की मैंने इक्वेशन बोली थी। मुझे तो याद क्या इक्वेशन? याद नहीं है सर। नहीं याद? मैंने तभी कह रहा हूँ कि मैंने स्पेशली क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दिया था इसको। कशिश क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था? सर वो I2 से I2 प्लस हाइपो सोल्यूशन से IO3 नेगेटिव बन रहा था। नहीं गलत है। अच्छा, हाइपो सोल्यूशन की इक्वेशन मैं बताऊं? इक्वेशन तो मेरे को याद है। I2 कौन बोल रहा प्लस है? Na2S, कशिश ही बोल रही है सर। हाँ कशिश बोलो। I2 plus Na2S2O3 gives NaI हाँ plus Na2S4O6। हाँ, तो मैंने इसमें क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन क्या था? तो सर वो मैं वही बोलना चाह रही थी मैं, I2 जब हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें I नेगेटिव बन जाएगा ना। तो तुमने IO3 नेगेटिव बोला था ना अभी, मैं इससे कह रहा था गलत है वो। अच्छा सॉरी, I नेगेटिव बनेगा। हाँ I नेगेटिव बनेगा प्लस S4O6 2 नेगेटिव, और ये पूरी क्लियर सॉल्यूशन होती है। तो अगर आयोडीन के स्टेन्स लग गए हैं क्लोथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर अगर क्या लग गया है, आयोडीन के दाग लग गए हैं वायलेट कलर के, सही ना, ब्राउन कलर के दाग लग गए हैं, तो उसको अगर हटाना है हमें, उसको छुड़ाना है अगर, तो हम क्या उसको किससे रब करेंगे? हाइपो सॉल्यूशन से। आयोडीन प्लस हाइपो क्या हो जाएगा? क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगी, S4O6 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव। क्लियर हो गया कि नहीं है? क्लियर हो गए? हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखते हैं ये कौन आंसर देता है। ये भी पुराना क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट वेट है, ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का है 13। इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का क्या है? 13। ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 13, तुम्हें बताना है। और ये बना रहा है एसिडिक ऑक्साइड। क्या बना रहा है ये? दिस एलिमेंट इज फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। और जब इसको हम KOH से रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बनाता है। तो ये एक सॉल्ट बनाता है कुछ इस टाइप की सॉल्ट बनाता है। तो तुम्हें बताना है इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा अगर इसका इक्विवेलेंट वेट 13 है। क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे। कोई भी एक एलिमेंट है
कोई भी एक एलिमेंट है ए 0 होगा। पहले इसने बनाया ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाएगा तो इसका ए पे मान लो ये एलिमेंट था ना, तो ऑक्साइड क्या बन जाएगी इसकी, ऑक्साइड क्या बन जाएगी इसकी, ए चार्ज तो इसमें बताया नहीं इसने, A2ON टाइप की मान लो ऑक्साइड बन गई, चार्ज नहीं बताया ना इस पे, सल्फर था, वैसे 0 ही होगा चार्ज इस पे, इसको छोड़ दो। मेन जो बना है तुम्हारा K2AO4 बना है, तो तुम्हें बताना है इस A का एटॉमिक वेट क्या होगा। A से अगर ये डायरेक्ट बन गया ना K2A4, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ A? नहीं पता? सर 13 इंटू वैलेंसी होगा, वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वही तो पूछना है, वही क्वेश्चन है। देखो उधर, देखो ए से क्या बन रहा है फाइनली, ए से क्या बन रहा है K2A4 K2AO4, इधर ए पे स्टार्ट क्या आ रहा है चार्ज +6, यानी ए 0 से किस में जा रहा है, हाँ 13 0 से इंटू 6, 13 into 6 आ जाएगा, 78 78 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ए से बना फाइनली AO4, हमें निकालना है इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट ऑफ ए, 6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो 13 into 6 आंसर आ जाएगा, 13 into 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सोचना है, अभी ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ टफ नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो निकल जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सोचना है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको मैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव जो है, ध्यान देना इधर, MnO4 नेगेटिव ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ये X प्लस एन को XO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज कर रहा है। X प्लस एन कोई भी एलिमेंट है, X प्लस एन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। X+4 नहीं है, ध्यान रखना, X प्लस एन है XO3 नेगेटिव के अंदर और एसिडिक मीडियम में, इन एसिड मीडियम, सही है। अब 2.68 मोल लिया हमने, 2.68 मोल ऑफ X प्लस एन needs 1.61 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, इतना MnO4 नेगेटिव चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? N निकालना है तुम्हें, एक क्या निकालना है, N क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? N निकालना है इसके अंदर, और बताना तुम्हें एटॉमिक वेट ऑफ X, एटॉमिक वेट ऑफ X, एटॉमिक वेट बताना है X का, ऑफ X, एटॉमिक वेट निकालना है X का, इफ वेट ऑफ या मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ XClN इज 56। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस N का खुद मीनिंग निकालना है कि N अगर है तो N को कोई भी वैल्यू, N2 आ रहा है, N2 आ रहा है, यस सर, 5 भी आ रहा है, मेरा 2 आ रहा है। ये बताना है कि किस तरह से होगा क्वेश्चन, कैसे। सर पहले तो बैलेंसिंग करी है, हाँ MnO4 पूरी बैलेंसिंग की है सर, ये तो याद ही थी ना, तो इसने पूरी याद कर ली थी? थी। ये सर याद थी, वो पहले क्वेश्चंस नहीं करे थे MnO4 वाले, तो हाँ तो बिल्कुल। उस वजह से पूरी याद थी, तो उसके बाद तो N की वैल्यू 2 आ रही N की वैल्यू कितनी आई है? 2 आ रही 2, है, यस सर। चलो सही है। N की वैल्यू 2 आ गई, तो ये N की वैल्यू 2 तो हर कोई निकाल देगा। मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, N की वैल्यू 2 कैसे निकाली है, क्वेश्चन दिया था उसी में से।
देखो n की वैल्यू 2 कैसे निकलेगी इसके अंदर, x प्लस n से XO3 नेगेटिव गया, यहाँ पे स्टेट प्लस n है, यहाँ पे स्टेट प्लस 5 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 5 माइनस n इलेक्ट्रॉन। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे +2 से +7 जाता है तो हम क्या बोलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे प्लस n से +5 गया तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 5 माइनस n इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें x प्लस n को किसने ऑक्सीडाइज किया है, MnO4 नेगेटिव में, MnO4 नेगेटिव ने ऑक्सीडाइज किया है, इसीलिए मोलिक्यूलेंट्स MnO4 नेगेटिव के इक्वल हो जाएंगे किसके, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है 2.68 मोल x प्लस n, 1.61 मोल MnO4 नेगेटिव, दोनों के मोलिक्यूलेंट्स इक्वेट कर देंगे। मोलिक्यूलेंट्स ऑफ x प्लस n, मोलिक्यूलेंट्स ऑफ x प्लस n, मोलिक्यूलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव, मोलिक्यूलेंट्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, ये कितने हैं मोलिक्यूलेंट्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, ये कितने होंगे, वे इसके मोल्स दे रखे हैं, मोल्स कितने हैं इसके 1.61 इंटू n फैक्टर इसका 5 इंटू 1000 यानी 10⁻3। इसमें एक दिक्कत है, चलो वो तो कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या है मोल्स 2.68 इंटू n फैक्टर कितना है इसका 5 माइनस n इंटू 10⁻3। तो इधर से n की वैल्यू निकाल लोगे, n की वैल्यू ऐसे निकाली आनंद ने, n की वैल्यू ऐसे निकाली आनंद ने, यस सर ऐसे ही निकाली है। ऐसे निकाली तो n कितना आ गया यहाँ से और 2 आ गया। 2, यस सर। n आ गया 2, ध्यान देंगे इधर n 2 आ गया, इसका मतलब x प्लस n से x प्लस n क्या बन जाएगा x प्लस 2 से XO3 नेगेटिव बना यानी +5, तो इलेक्ट्रॉन आ गए 3, n फैक्टर हो गया x प्लस n का, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 यानी जो ये XCl2 लिखा, ClN लिखा है इसने, वो क्या होगा XCl2। XCl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, अब ये नया क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से एक पार्ट तो निकल गया N/2, XCl2 बन गया ये, क्योंकि x प्लस 2 का मतलब क्या है XCl2 बन जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट है 56, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सोचेंगे एक बार, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ध्यान देंगे इधर XCl2 है, इधर +2 स्टेट है, KMnO4 से रिएक्ट करने के बाद ये किसमें जा रहा है +5 में, KMnO4 से रिएक्ट करने के बाद किसमें जा रहा है ये +5 में, इसका मतलब इसका n फैक्टर है 3, इसका n फैक्टर कितना है 3 है, सही ना, इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा तो 168 56 इंटू 3 कर देंगे बस, वही 168 आ रहा है उसी से। हाँ हाँ हाँ, n फैक्टर इधर से 3 आ